In this video, we are going to discuss 10 extra problems from mathematics class 10th, and we include the chapter according to the syllabus of half-yearly exam. The first problem is sin A plus B equal to sin A cos B plus cos A sin B. Find the value of sin 75. यहाँ पे साइन एंगल की वैल्यू इन्होंने इस फॉर्म में दिया है जहां पे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जब आप साइन 75 लिखोगे तो इस 75 को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और ऐसा दो पार्ट हम इसका बनाएंगे जिनकी वैल्यू आपको पता होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। मीन्स हम लोग अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू को इस फॉर्म में लिखेंगे और उसी को कैलकुलेट कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस cos 30 degree into sin 45 degree. The value of sin 30 is 1 by 2 and the cos 45 is 1 by root 2 plus cos 30 degree means root 3 by 2 and sin 45 means 1 by root 2. You get the product of these two as 1 by 2 root 2 and the product of these two is root 3 by 2 root 2. So the sum of these two number is 1 plus root 3 by 2 root 2. This one is the answer. चलिए प्रॉब्लम नंबर 2. फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताना है. तो आपको पता है कि जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है. तो एक कोऑर्डिनेट है -6 और 8 और दूसरा है 0 0. इसके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है. तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू यूज करेंगे. इसको हम लोग यूज करते हैं 2 और इसको 1. तो लिखोगे आप x के लिए 0 माइनस -6 मीन्स +6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मीन्स 36 and this one becomes 64 and you get under root 100 means the answer is 10 unit. दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट. यहाँ पे दो पॉइंट ए और बी हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कह रहा है 70 किलोमीटर है. Two cars start from A and B and move in same direction. They meet in 7 hours. मान लो एक कार जो A से स्टार्ट कर रहा है वो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर. तो कह रहा है दोनों जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों एक दूसरे को 7 घंटे में पा जाते हैं. और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों एक दूसरे को 1 घंटे में पा जाते हैं. तो आपको बताना है दोनों कार की स्पीड क्या है. तो चलिए अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर दोनों 7 घंटे तक चलेंगे तो इनकी जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 7 घंटे में इसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा 7x और b का हो जाएगा 7y. और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और a b को पा जा रहा है. मतलब a ने b से 70 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा. मतलब इन दोनों के डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 70 आएगा. तो पहला इक्वेशन आप लिखोगे 7x माइनस 7y इक्वल टू 70. इसको 7 से सिंप्लीफाई कर लो तो आप लिखोगे x माइनस वाई इक्वल टू 10. ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 1. अब दूसरा कह रहा है कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं देन दे मीट इन 1 आवर. तो 1 आवर में इसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा x और b जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा y और दोनों का सम आपको मिलेगा 70 किलोमीटर. तो दूसरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 70.
इन्हीं दोनों को आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। x की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो, तो हम सेकेंड इक्वेशन में यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 70। x हमारा 40 है, तो y यहाँ पे आ जाएगा 70 माइनस 40 मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर। तो x की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। इफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन, फाइंड अल्फा एंड बीटा। अब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन पता है, a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 एंड इट इज अगेन इक्वल टू c1 बाई c2। द वैल्यू ऑफ a1 is 2 and the value of a2 is 2 alpha. Similarly, the value of b1 is 3 and value of b2 is alpha plus beta, and the value of c1 is minus 7 and value of c2 is minus 28। अब इसी को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग इस फर्स्ट को और थर्ड को रिलेट करेंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ से 1 बाई एल्फा इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 मीन्स एल्फा इक्वल टू 4। एल्फा आपको 4 मिल चुका है। अब इस दूसरे और तीसरे को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो 3 बाई एल्फा की वैल्यू 4 आप निकाल चुके हो और प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। 4 प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 12, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 8। तो एल्फा यहाँ पे 4 है और बीटा है 8। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। Sum of four consecutive term of an AP is 32 and the ratio of product of first and last to the product of two middle terms is 7:15। Then find the numbers। तो चलिए, अब यहाँ कह रहा है कि जो चार टर्म है वो AP के टर्म है और AP के टर्म होंगे तो कॉमन डिफरेंस इनका सेम होगा। तो जब भी चार टर्म्स आपको दिए जाएंगे AP के, तो आप यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है वो 2D कंसीडर करना, इससे ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इनके जो चार टर्म होंगे उसको हम लोग लिखेंगे a-3d, a-d, a+d और a+3d। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जब सम करोगे तो d कैंसिल हो जाएगा और आसानी से a सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती है। ये चार टर्म होंगे, इन्हीं की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका सम 32 है, इसलिए सबको जोड़ देते हैं। a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, इसका सम हो गया 32। यहां से d कैंसिल हो जाएगा, तो 4a इक्वल टू 32 मीन्स a की वैल्यू आपको मिल गया 8। आसान हो गया आपके लिए। अब यहाँ पे दूसरा रिलेशन इनका दिया हुआ है रेशियो से। तो रेशियो में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट आपका ये हो गया और ये, इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। तो a-3d मल्टीप्लाई a+3d और इसका रेशियो है मिडल के दो के प्रोडक्ट के, मीन्स a-d और a+d। इसका आपको रेशियो दिया गया है 7/15। इसी को आप सॉल्व करना है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग रहा है a² माइनस 9d² बाई नीचे आएगा a² माइनस d² इक्वल टू 7/15। इसी को और सिंप्लीफाई कर लो या फिर a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पहले ही यूज कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 7a² माइनस 7d² इक्वल टू 15a² माइनस 15 इंटू 9 करोगे तो आएगा 135।
डी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और डी स्क्वायर को आप एक तरफ कर लो, तो इन दोनों को इधर भेज देते हैं। तो 15 माइनस 7 करोगे तो हो जाएगा 8a स्क्वायर, और ये 7 इधर आके प्लस हो जाएगा, आपको मिल जाएगा -128d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ए की वैल्यू आपको पहले से पता है। तो ए की वैल्यू हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो 8 × 8 × 8 डिवाइडेड बाई 128 इक्वल टू डी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4, मीन्स डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, मीन्स डी इक्वल टू यहाँ पे है 2। अब ए और डी दोनों मिल चुका है, तो अपने सारे नंबर आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो जब ए और डी की वैल्यू यहाँ पे यूज करोगे तो आ जाएगा नंबर 2। यहाँ पे ए की वैल्यू 8 और डी की 2 यूज करोगे तो आ जाएगा 6। यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 14। तो चार नंबर आपके हो जाएंगे 2, 6, 10 और 14। अगर कोई बच्चा प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में लिखेगा तो वो इसको उल्टा करके भी लिख सकता है, 14, 10, 6 एंड 2। ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ऐसे आपको इसको सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड discriminant of the quadratic equation this and hence comment on the nature of roots। अब आपका इक्वेशन यहाँ पे है 4x² माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 0 है एंड c इक्वल टू -5। एंड यू नो दैट डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो 0² माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -5, 0 प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, means the discriminant is positive 80, and when the discriminant is positive value then the equation has two distinct real root। ये हो जाएगा रूट का नेचर कि वो डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग, मतलब डिफरेंट, और रियल होगा। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, a line intersect y axis at p and x axis at q। मान लो कोई लाइन हमारे पास है इस तरीके से, ये मान लो इसका p पॉइंट है और ये q पॉइंट है। तो ये कह रहा है कि जो p पॉइंट है वो y एक्सिस पे कट हो रहा है, और आप जानते हो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, यानी इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो 0 और y। सेम ऐसे ही कह रहा है कि क्यू एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x और 0। कह रहा है कि इस लाइन का मिड पॉइंट है 2 और -5। ये मिड पॉइंट है इसका 2 और -5। तो कह रहा है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट को आप बता दो। तो चलिए मिड पॉइंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसका जो x होगा वो x1 प्लस x2/2 होगा। तो ये x की वैल्यू मिड वाली है 2, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू x डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू आ जाएगा 4। सेम ऐसे y की वैल्यू यूज करेंगे, तो मिड वाला जो y है वो -5 है, और ये इक्वल होगा y1 प्लस y2/2, जहां पे y1 की वैल्यू है y, y2 की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -5, मीन्स y इक्वल टू -10। ये तो एक्स वाई की वैल्यू होगी। आपको p और q का कोऑर्डिनेट पूछा गया है, तो जब आप p का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये है 0 और y, मीन्स 0, -10, और जो q का कोऑर्डिनेट है वो है x, 0, मीन्स 4, 0। ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180, then what is the HCF of these numbers।
अब यहाँ पे जो नंबर है वो 2:3 के फॉर्म में। तो एक नंबर को हम लोग लिख देते हैं 2x और एक नंबर को लिख देते हैं 3x। अब a का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 2 × x लिख सकते हैं। सेम ऐसे b का प्राइम फैक्टर 3 × x लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो एलसीएम होता है वो यहाँ पे जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे सबका प्रोडक्ट होता है। तो आप लिख सकते हो 2 × 3 × x। अब इसकी वैल्यू 180 दे रखा है तो यहाँ से x आपको मिल जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 180/6। तो x की वैल्यू है 30। अब x 30 हो गया। आपको बताना है यहाँ पे एचसीएफ। और जब प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालते हो तो वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज x एंड x इज 30, सो एचसीएफ इज आल्सो 30। अगर दोनों नंबर बताना होगा क्या होगा तो 30 से मल्टीप्लाई कर लोगे 2 और 3 को, तो एक नंबर 60 आएगा और एक नंबर 90 आएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे 30 और एलसीएम निकालोगे तो 180 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे जो टर्म दिया गया है उसका साइन चेंज करके इनटू कर दो। ये आपका है 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा। इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 1 + cos थीटा से। सेम ऐसे दूसरे वाले को भी कर लेंगे। 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा पहले से था। 1 - cos थीटा से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते। अब ऐसा करने से हुआ क्या, ऊपर आपका ये नंबर बन जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही दूसरा वाला आपका नंबर हो जाएगा 1 - cos थीटा होल स्क्वायर बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आप लिख सकते हो 1 + cos थीटा होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा 1 - cos थीटा होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए रूट हट सकता है। 1 + cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा। अब इन दोनों को ऐड करना है तो इनका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा। cos थीटा कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2/sin थीटा और 1/sin थीटा का मतलब कोसेक होता है इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहाँ पे एक एपी दिया गया है जिसका ए है 65 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4। आपको बताना है इसका कौन सा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। ये हमको पता नहीं है कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, इसलिए हम एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं कि जब इसको आप लिखोगे तो बीच में कहीं 0 आएगा और उसके बाद वाला ही टर्म पहला नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो हम ए एन को यहाँ पे 0 पहले कंसीडर करके एन बताएंगे। तो ए एन हमारा हो गया 0। अब ये 0 टर्म यहाँ पे आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, अभी बस इसको 0 कंसीडर करके सॉल्व करना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। यही n कैलकुलेट करना है। 65 + n - 1 इंटू -4, ये हो जाएगा -65/-4 + 1 इक्वल टू n। ये माइनस को कैंसिल किया। अब 65/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 16.25 + 1 कर दिया तो हो गया 17.25
मतलब ये n की एक वैल्यू है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि an हमारा 0 है। और आप जानते हो टर्म की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती, ये हमेशा जो नंबर ऑफ टर्म होगा होल नंबर होगा। मीन्स इसके बाद वाला जो होल नंबर होगा यानी 18th टर्म, अब वो होगा 0 के ठीक नेक्स्ट वाला, और वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। इसलिए जो 18th टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। मतलब ए एन कंसीडर करोगे 0, और जो एन आपका आएगा फ्रैक्शन में उसी के बाद वाला जो होल नंबर होता है वो हमेशा पहला नेगेटिव टर्म होगा, इसलिए इसके ठीक नेक्स्ट वाला आपको होल नंबर लिखना होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 18। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।